हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने जो एचपीएससी का सिलेबस शुरू किया हुआ है, साथ में एसटेट का भी, यूजीसी नेट के लिए हमने हिंदी साहित्य शुरू किया हुआ है। तो हमने आदिकाल और भक्तिकाल अपने चैनल पर संपूर्ण करवा रखा है। आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वितान वितान भाग 1, जिसका कि हम तीसरे अध्याय का जो पाठ का सार है वो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो तीसरा वितान भाग 1 का जो तीसरा अध्याय है वो है आलो अंधारी। आलो अंधारी जो कि लिखा है बेबी हालदार ने। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और राजस्थान के रजत बूंदे जो कि अनुपम मिश्र द्वारा रचित एक निबंध है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। जिससे विद्यार्थी ने भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज आलो अंधारी। और आलो अंधारी जिस जो कि लिखा है बेबी हालदार ने। अब यूजीसी ना सॉरी एस्टेट वाले स्टूडेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है इस पाठ में, क्योंकि जो 11th 12th और 9th 10th का जो एनसीईआरटी सिलेबस है वहाँ से भी एस्टेट वाले बच्चों के लिए 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और उन्हें पूरा पाठ डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पढ़ना जरूरी है उनके लिए कि आलो अंधारी की जो रचना है वो किसने की, बेबी हालदार ने की। और ये किस प्रकार की रचना है विधा की दृष्टि से आलो अंधारी एक आत्मकथा है जो कि बेबी हालदार ने लिखी है। और आपसे एक इस पाठ का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है या कवि इस पाठ में क्या कहना चाहता है। जिस तरह की पिछले पीजीटी के जो एस्टेट का एग्जाम था उसमें पूछा था कि वो सिल्वर वेडिंग पाठ का में कवि क्या कहना चाहता है या मूल भाव क्या है, इस तरीके से ही बस आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप इनमें नहीं पूछे जाते हैं एस्टेट में। तो आप पूरे पाठ को विस्तार से पढ़कर आपका टाइम वेस्ट ना करें। ये क्योंकि मैं जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसका शुरू में ही आपको उसका सारांश बता देती हूँ। तो एस्टेट वाले बच्चों के लिए तो इतना ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद एचपीएससी वाले स्टूडेंट को आपको पूरा पाठ का सार बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आलो अंधारी एस्टेट वालों से पूछ सकते हैं आलो अंधारी का क्या अर्थ है। आंदो आलारी आलारी आलो अंधारी जो पाठ है, ये रचना जो है ये आत्मकथा के रूप में लिखी गई एक विधा है। और बेबी हालदार ने इसे लिखी है। और ये मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई है। ये मूलतः लिखी तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो प्रबोध कुमार ने किया। श्री प्रबोध कुमार जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। ये प्रश्न जो मैं बता रही हूँ ये एस्टेट वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और आलो अंधारी का अर्थ होता है हिंदी में अंधेरे का उजाला, अंधेरे का उजाला। तो इस पाठ में आपको यूजीसी एस्टेट वाले बच्चों के लिए मैं पहले से ही बता देती हूँ ताकि पूरी वीडियो उन्हें ना देखनी पड़े। तो इस पाठ में बेबी हालदार जो एक घरेलू नौकरानी होती है और अपने पति की ज्यादतियों से के कारण वो अपना घर छोड़ देती है। और घर छोड़कर वो पहले फरीदाबाद आती है और फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम में आती है। और लोगों के घरों में काम कर कर घरेलू नौकरानी बनकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अकेली अपने बच्चों को पालती है। और किराए के मकान पर रहने के कारण इसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो इस पाठ में दिखाया गया है। यही इस पाठ का सारांश है कि किन किन अकेली रह रही औरत को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो तातुस नाम के एक व्यक्ति से के घर में इसको काम मिलता है जो इसे लिखने के लिए प्रेरित करता है। और ये फिर एक लेखिका ये पूरा अपने जो दिनचर्या है अपना उसमें लिखती जाती है और आत्मकथा के रूप में ये उसकी रचना प्रकाशित हो जाती है। इस प्रकार से बेबी हालदार हालदार एक घरेलू नौकरानी होने के साथ साथ वह एक लेखिका भी बन जाती है। तो ये इस पाठ का सारांश है। फिर भी हम पूरा पाठ पढ़ लेते हैं। आलो अंधारी जम्मू कश्मीर में जन्मी बेबी हालदार द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। अब पाठ को मैं सीधा सीधा पढ़ाते हुए चलूंगी क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही सारा समझा दिया है। ये पुस्तक मूल रूप से बांग्ला भाषा में है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार ने किया है। इस पाठ में लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। आलो अंधारी अर्थात अंधेरे का उजाला।
बेबी हालदार जब केवल 13 वर्ष की थी तो उसका विवाह उसके दुगनी आयु के व्यक्ति से कर दिया गया। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर वह 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। मतलब जम्मू कश्मीर में तो इनका जन्म हुआ था और 12-13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी, इनसे भी डबल उम्र के व्यक्ति के साथ इनकी शादी कर दी जाती है और वह उसके पति की ज्यादतियों से, मतलब उसके द्वारा किए गए अत्याचारों से परेशान होकर वह अपने 3 बच्चों के साथ दुर्गापुर को छोड़कर फरीदाबाद आ गई थी। तो ये इस पाठ में है। उसके बाद वह गुड़गांव चली आई। ये गुड़गांव है पहले इसका नाम, अब गुरुग्राम हो गया है। बेबी हालदार ने अपने इस आत्मकथा में लिखा है कि जब वह अपने किराए के मकान में बच्चों सहित रहती थी तो लोग उसे अकेली देखकर उसके पति के विषय में पूछते थे। देखो ये भी आपसे जो अब पाठ के नीचे प्रश्न आएंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि अकेली रह रही औरत के बारे में लोगों की क्या धारणा थी, क्या उससे पूछते थे। तो ये था कि जब वह अपने किराए के मकान में बच्चों के सहित रहती थी तो लोग उसे अकेली देखकर उसके पति के विषय में पूछते थे और वह किसी के भी प्रश्न का उत्तर न देकर बच्चों को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती थी। झुग्गियों में रहते हुए वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा और अनेक प्रकार के घरेलू काम करने लगी। मतलब पहले झुग्गियों में रहती थी और लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। लेखिका के सुनील नामक युवक से जान पहचान थी। उसने उसे एक मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका को 800 रुपये महीने भर में रख लिया। मतलब सुनील जो था इनका एक जान पहचान वाला व्यक्ति था। उसने एक मकान मालिक से मिलवाया और बेबी हालदार को जो है 800 रुपये जो है 800 रुपये महीने पर उसने अपने घर काम पर रख लिया। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान किराए पर ले लिया। 800 रुपये सभी खर्चों के लिए कम थे, इसलिए लेखिका चाहती थी कि किसी दूसरी जगह भी काम मिल जाए। लेखिका जिस घर में खाना बनाने का कार्य करती थी उसका मकान मालिक बहुत सज्जन व्यक्ति था। लेखिका उसे तातुस कहती थी और वह भी उसे बेटी की तरह मानता था। ठीक है। लेखिका की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर तातुस ने लेखिका को पुस्तकें पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो उसने देखा कि मकान टूटा हुआ है। मतलब वो जिस झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी वो भी टूट गया था और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ था। तातुस को जब ये पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। अब बेबी के 3 बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा और वो आराम से वहाँ पर तातुस के घर में रहने लगी और 800 रुपये महीने में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया। तातुस ने ही उसे उसके बड़े लड़के से मिलाया। तातुस और उसके मित्रों को लेखिका का लेखन कार्य पसंद आया। वे निरंतर लेखिका का उत्साह बढ़ाते और उसे पत्र लिखते। देखो तातुस ने क्या किया, जब लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला जाता है तो उसे भी ढूंढने में उसकी मदद करता है बेबी की और उसके बड़े लड़के से भी मिलवा देता है तातुस। तातुस और उसके मित्रों को लेखिका का लेखन कार्य पसंद आया। मतलब तातुस ने क्या किया कि बेबी हालदार जो भी कुछ लिखती थी तातुस उससे रोज पूछते थे कि बेबी आज तुमने कुछ लिखा या नहीं लिखा। और तातुस जो है बेबी के द्वारा लिखा गया जो भी कार्य था वो अपने मित्रों के साथ भी उसकी बातचीत करते थे। तो उसके मित्र, तातुस के मित्र कहते थे कि अच्छा लिख रही है। वे निरंतर लेखिका का उत्साह बढ़ाते और उसे पत्र लिखते। कौन लिखते? जो तातुस के मित्र थे ना वो पत्र लिखते थे तातुस को कि ये अच्छा लिख रही है इसका, और उसका उत्साह बढ़ाते थे और पत्र लिखते। लेखिका बच्चों को घुमाने पार्क ले जाती तो वहां उसकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी ही पार्क में जाना छोड़ दिया। मतलब क्या था कि लेखिका थोड़ी देर गए, तातुस कहते थे कि बेबी तुम भी अपने बच्चों को पार्क में घुमा लाया करो। तो वहाँ पर एक बंगाली लड़की से इसकी मुलाकात हुई और बंगाली लड़की भी जब वहाँ से कमरा खाली करके चली जाती है तो जो अपरिचित लोग थे उनके दुर्व्यवहार से परेशान होकर लेखिका ने पार्क में जाना भी छोड़ दिया।
घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपना लेखन कार्य जारी रखा। कोलकाता के एक मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। मतलब तातुस का जो एक मित्र था जो कि कोलकाता से था, उसने लेखिका को कहा कि तुम्हारी जैसी एक और लेखिका थी आशापूर्णा, वो भी पूरे दिन घर के व्यस्त कामों में से समय निकालकर लेखन कार्य करती थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। मतलब कोलकाता का एक मित्र और एक कोलकाता की शर्मिला, ये दोनों ही इसका उत्साह बढ़ाते थे। एक दिन लेखिका के बाबा आए, उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया। एक दिन लेखिका के बाबा आए, पिताजी आए और उन्होंने बताया कि उनकी माँ का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेखिका का शर्मिला दी और कोलकाता के मित्रों से पत्र व्यवहार होता रहता। वे उसे बताते कि लोगों को उसका लेखन बहुत पसंद आ रहा है। तातुस के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कई काम पर लग गया। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका का विचार था कि अपनों से बिछुड़कर जीना कठिन होता है, परंतु अब उसे जीना आ गया था। आखिर एक दिन उसने लेखन कला की पत्रिका में स्थान प्राप्त किया। मतलब क्या हुआ, वो लिखती गई और एक दिन उसकी जो रचना थी वो पत्रिका में छप गई। लेखिका की रचना पत्रिका में छपी थी। रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। आलो अंधारी बेबी हालदार। उस दिन लेखिका की खुशी का ठिकाना न था। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। कृतज्ञता होता है किए गए उपकार को मानने वाला। उसने तातुस के पैर छुए और तातुस ने उसे आशीर्वाद दिया। जो ये तातुस था वो बेबी हालदार को अपनी बेटी की तरह रखता था और हर संभव उसकी सहायता करता था। जब उसका बेटा गुम हो जाता है तो वह बेबी को उसके बेटे से भी मिलाता है और उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया और एक दिन वह लेखिका बन ही गई। तो ये था हमारा आज का पाठ। अगर दोस्तों आप वितान एनसीईआरटी वितान से पढ़ेंगे तो इसमें ये बहुत बड़ा अध्याय है जिसमें कि कई सारे पेज हैं। कम से कम आपको 10-15 पेज मिल जाएंगे और पढ़ने में काफ़ी टाइम मिलेगा। लेकिन एचपीएस स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए पाठ का सार ये महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये सारा मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।